हेलो बच्चों, मेरा नाम है नितेश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एनकेसी लर्निंग पॉइंट। तो चलिए यार, आज जो टॉपिक मैं आप लोगों को कवर अप कराने वाला हूँ यार, वो है सीरीज आरएलसी सर्किट, या फिर मैं कहूँ कि सीरीज एलसीआर सर्किट। तो अगर आप ये टॉपिक देख रहे हो तो मैं पहले तो आप लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि आप इससे पहले कौन कौन से टॉपिक देखने के बाद आए होंगे यहाँ। अगर आप वो सारे टॉपिक्स देख के आए हो तब तो ये टॉपिक आपको समझ आएगा, अदरवाइज ये टॉपिक आपको समझ नहीं आएगा। भाई देखो, एल सी और आर का आप सीरीज कॉम्बिनेशन देख रहे हो तो सबसे पहले आपको देख के आना चाहिए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट्स कौन से होते हैं, उसके बाद प्योरली कैपेसिटिव सर्किट्स कौन से होते हैं, और उसके बाद प्योरली इंडक्टिव सर्किट्स कौन से होते हैं। तीन तो ये सर्किट देख के आने चाहिए आपको। चौथा क्या देख के आना चाहिए कि आर और सी का कॉम्बिनेशन क्या था, आर और सी का कॉम्बिनेशन और आर और एल का कॉम्बिनेशन। तो ये 5 टॉपिक्स अगर आप देख के आए हो तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। फिर तो आपको सब कुछ समझ आएगा, अदरवाइज ये अगर नहीं देख के आए हो तो वीडियो तो देख लो, कोशिश करेंगे आपको समझ आ जाए। लेकिन जो बच्चे ये टॉपिक्स देख के आए हो ना 100% समझ आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यार। सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं हम लोग एल सी और आर सर्किट का। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा भाई, सीरीज में लगा दिए जाएंगे इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर। तो कैसा बनेगा कुछ भाई, ये तो लग गया इंडक्टर, इसके बाद लग गया कैपेसिटर और फिर लग गया बेटा रजिस्टर। ये तीनों सर्किट्स यहाँ लगा दिए और यहाँ एसी सोर्स। ये हो गया इनका सीरीज कॉम्बिनेशन। भाई सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या किया आपने, एक इंडक्टर लगा दिया, एक कैपेसिटर लगा दिया और एक रेजिस्टर लगा दिया। इंडक्टर के लिए रिप्रेजेंटेशन ले लो एल, कैपेसिटर के लिए सी और रेजिस्टर के लिए आर। चलिए देखो यार, अब यहाँ से आप एक चीज़ देख के आ चुके हो कि ये वोल्टेज सोर्स होता है। अभी तक हम लोग वोल्टेज क्या ले रहे थे, हम लोग वोल्टेज ले रहे थे वी नॉट साइन ओमेगा टी, कुछ ऐसी वोल्टेज लेके चल रहे थे हम। और उस वोल्टेज के बेसिस पे आप करंट फाइंड कर रहे थे कि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में करंट की वैल्यू क्या निकल के आ रही थी, प्योरली कैपेसिटिव में क्या निकल के आ रही थी, प्योरली इंडक्टिव में क्या आ रही थी। तो आपने क्या नोटिस किया था कि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते थे, देखा था ना आपने। और प्योरली इंडक्टिव में क्या होता था कि वोल्टेज आगे रहती थी प्योरली इंडक्टिव में, और कैपेसिटिव में वोल्टेज पीछे रहता था 90 डिग्री से। तो यार ये तो बड़ा लफड़ा हो गया कि कहीं तो वोल्टेज आगे रह रहा कहीं पीछे। तो अब मैं इस बार क्या करूंगा, मैं ये ओमेगा टी नहीं लिख रहा अभी। मैं ओमेगा टी क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि मैं सेपरेटली वोल्टेज निकालूंगा। इंडक्टर के लिए अलग होगी कुछ, कैपेसिटर के अलग होगी कुछ, रजिस्टर के लिए अलग होगी कुछ। देखो कंफ्यूज नहीं होना, 2 मिनट वेट करो। मैंने ये साइन के आगे ओमेगा टी क्यों नहीं लिखा है आपको समझ आएगा। हम मान लेते हैं कि यहाँ से करंट हमारे पास जा रहा है आई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी इंडक्टर के पास भी ये करंट जा रहा है, कैपेसिटर के पास भी जा रहा है और रजिस्टर के पास भी यही जा रहा है। जब भाई कैपेसिटर या ये करंट जाएगा तो दैट मीन्स वोल्टेज इसका ड्रॉप होगा हर जगह। चलिए अब हम लोग वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे कि हमारी वोल्टेज इसकी वैल्यू क्या निकल के आने वाली है। अगर मैं वोल्टेज फाइंड आउट करूँ सबसे पहले रेजिस्टेंस के लिए करूँगा। तो वोल्टेज इन रेजिस्टेंस, भाई वोल्टेज टाइम का फंक्शन होगा, हम लोग देख चुके थे पिछली वीडियो में। तो ये क्या होगा वी नॉट, भाई नॉर्मली वोल्टेज होती थी वी नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन रेजिस्टेंस के लिए तो आप सफिक्स में आर लगा देना, तो वी नॉट आर साइन ओमेगा टी हो जाएगी। लेकिन वोल्टेज इन इंडक्टर, इंडक्टर के केस में वोल्टेज क्या हो जाएगी वी नॉट एल साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। याद करो वोल्टेज 90 डिग्री आगे चलती थी इंडक्टर के केस में, पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस होता था। तो वोल्टेज जितना आगे चलती थी उतना हमने ऐड कर दिया। भाई फॉर्मूला जनरली क्या होता था, वी इक्वल टू होता था वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई होता था। फाई क्या डिनोट करता था, फाई डिनोट करता था आपका फेज का डिफरेंस, कि वोल्टेज जितना आगे चल रही है या जितना पीछे उतना आप यहाँ जोड़ दोगे। कैपेसिटर के केस में वोल्टेज क्या हो जाएगी यार वी नॉट सी साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अरे हाँ या ना, बहुत बेसिक सी चीज़ें बताई मैंने, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ के आ चुके हो। चलिए तो ये 3 हो गया। अच्छा इसी के बेसिस पे अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि आप इसका फेजर डायग्राम बनाओ। देखो फेजर डायग्राम हमने 2 तरीके से बनाना सीखे थे, एक तो वोल्टेज की टर्म्स में और एक इम्पीडेंस की टर्म्स में। तो वोल्टेज की टर्म्स में देखो तीनों का फेजर डायग्राम कैसा बनने वाला है भाई। देखो यहाँ तो करंट होता है, करंट इधर होता था। भाई रजिस्टर वाला भी केस यही था कि हमारा रेजिस्टेंस और करंट दोनों सेम फेज में रहते थे। ये आपने देख चुके हो ना, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में आपने क्या देखा था, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में आपने देखा कि करंट और वोल्टेज हमारे सेम फेज में निकल के आ रहे हैं। तो मैं ऐसे यहाँ क्या लिख दूंगा वी आर, ये प्योरली रेजिस्टिव को डिनोट कर रहा है। ये करंट का ये वाला है ना, ये करंट हमेशा यही रहेगा, इसके बेसिस पे आप बाकी चीज़ों को फाइंड करोगे। हमने देखा था प्योरली रेजिस्टिव में करंट और वोल्टेज सेम ही हो गया।
इंडक्टिव में हमने क्या देखा, इंडक्टर में π/2 आगे चल रही है वोल्टेज, यानी ये क्या हो जाएगा, ये VL। कैपेसिटर में π/2 पीछे चल रही है, दैट मीन्स ये VC हो जाएगी। भाई देखो कैपेसिटर की वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पीछे चल रही है, इंडक्टर की 90 डिग्री आगे चल रही है। ये तो हो गया फेजर डायग्राम इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। अब अगर मैं बोलूँ कि फेजर डायग्राम इन टर्म्स ऑफ इम्पीडेंस तो क्या हो जाएगा यार, यही डायग्राम कुछ ऐसे बन जाएगा। VL के केस में हमारा रेजिस्टेंस क्या आता था, XL। भाई इंडक्टर के केस में आपको पता है रेजिस्टेंस आपका XL होता था, ये R होता था भाई वो, ठीक है, ये I का साइन, और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा XC। तो ये डायग्राम है, ये वाला है फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम नोट कर लेना पूरा इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। ये फेजर डायग्राम है इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, यानी एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि ड्रॉ फेजर डायग्राम इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज फॉर LCR सर्किट, तो आपका ये वाला बनेगा। और अगर फेजर डायग्राम इन टर्म्स ऑफ इम्पीडेंस पूछ लिया जाए, इन टर्म्स ऑफ इम्पीडेंस या फिर रेजिस्टेंस, क्योंकि हमने देखा था इम्पीडेंस जेड यानी इम्पीडेंस भी एज अ रेजिस्टेंस बिहेव करता है, तो ये हो गया। चलिए ये तो हमारा जनरल चीज़ें निकल के आ गई। अच्छा मैं यहाँ से 3 वैल्यूज आपको और निकलवा रहा हूँ कि V0 R की वैल्यू क्या होगी, V0 L की क्या होगी, V0 C की, जो कि अभी आगे मैं यूज़ करूँगा। देखो V0 बाई V की फॉर्मूला होता था, V इक्वल टू IR होता था हमारा। तो अगर मैं V0 R देखूँ तो V0 R क्या हो जाएगा भाई, V0 R हो जाएगा हमारा I0 इंटू R। अरे हाँ या ना यार, देखो चेंज कर दी ना चीज़ें, V की जगह V0 हो गया तो I की जगह I0 हो जाएगा, ठीक है। VLT क्या हो जाएगा आपका, ये V0 L हो जाएगा यार आपका I0 इंटू XL। इंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस आपका XL होता था, जैसे इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते थे आप लोग। V0 C क्या हो जाएगा यहाँ से आपका, V0 C हो जाएगा यार I0 इंटू XC। इसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते थे, आप लोगों को याद होगा। तो ये 3 वैल्यूज मैं अभी आगे यूज करूंगा, बताता हूँ कहाँ पे। तो यार ये तो देखो जनरल फॉर्म, जनरल वैल्यूज निकल के आ गई हैं कि वोल्टेज हमारी रेजिस्टिव के केस में, इंडक्टिव के केस में और कैपेसिटिव के केस में क्या होगा। अच्छा ये भी तो हो सकता है। अच्छा देखो अब इसे आप नोट कर लीजिए, मैं इसके 3 स्पेशल केसेस बनवाऊंगा अब आपसे, जो कि एग्जाम में आप लोगों को करने होंगे। नोट कर लो इसे पूरा, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो भाई ये भी तो हो सकता है, भाई ये भी तो हो सकता है देखो कि V0 L इज ग्रेटर देन V0 C। भाई अगर V0 L ग्रेटर देन हो जाए V0 C का, भाई V0 L की वैल्यू अगर ग्रेटर देन हो जाए V0 C का, भाई 3 चीज पढ़ रहे हो आप लोग यहाँ पे। एक तो वोल्टेज आ रही है आपकी इंडक्टर के केस में, एक कैपेसिटर के केस में, एक रजिस्टर के केस में। रजिस्टर को तो थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए आप लोग, इसे लास्ट में करूंगा केस। भाई कैपेसिटर था, इंडक्टर था, ये भी तो हो सकता है कि आपकी जो है इंडक्टर वाली वोल्टेज की वैल्यू कैपेसिटर वाली वोल्टेज की वैल्यू से ज़्यादा है, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा जनरल डायग्राम क्या बन रहा था इनका, भाई नॉर्मल फेजर डायग्राम हमारा कुछ ऐसा था कि ये तो था हमारा V0 L, ये हमारा V0 L, यहाँ पे VR और यहाँ पे V0 C था, ये हमारा V0 C। मतलब यार ये देखो कि करंट तो ये चल रहा है साथ में, करंट तो ये चल रहा है। अब दिक्कत क्या आ रही थी भाई, V0 C कह रहा होगा V0 L से यार एक काम कर, तू हमारी तरफ आ जा। भाई बड़ा डिफरेंस आ रहा है दोनों में। भाई करंट को परेशानी हो रही थी, करंट को क्या परेशानी हो रही थी कि यहाँ भी π/2 का फेज डिफरेंस चल रहा है, यहाँ भी π/2 का फेज डिफरेंस चल रहा है। तो ये मान के चलो कि घर में 2 भाई हैं और दोनों बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं, दोनों के अपोजिट है बिल्कुल। या फिर ये मान लो कि 2 दोस्त हैं जिनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती, बिल्कुल अपोजिट माइंड के हैं, तो कहीं तो आके कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा उन्हें। तो वही चीज़ यहाँ होगी, यहाँ पे कैपेसिटर और इंडक्टर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। क्या कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे कि इंडक्टर कहेगा यार एक बार एक काम कर कि एक बार तू अपनी चला, एक बार मैं अपनी चलाऊंगा। तो उसने कहा ठीक है चलो ऐसा कर लेते हैं। तो पहले इंडक्टर अपनी चला रहा, दैट मीन्स ये वैल्यू बड़ी होगी, तो V0 L इज ग्रेटर देन V0 C। तो होगा क्या कि इसी का रिजल्टेंट फेजर कैसे बन जाएगा, फिर कुछ इसका रिजल्टेंट ये बन जाएगा। भाई कॉमन सी बात है, अब ये बड़ा है तो जो ये चाहेगा वो होगा। तो क्या होगा कि यहीं पे वैल्यू आ जाएगी हमारी V0 L माइनस V0 C। भाई V0 L माइनस V0 C, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा है। चलिए, और ये हमारे पास थी VR। चलो अब इनका रिजल्टेंट आएगा निकल के V0 कुछ यहाँ पे, इनका रिजल्टेंट। और ये हमारा एंगल होता था फाई, आपको याद होगा, ये हमारा एंगल होता था यार फाई,
ये आपको याद होगा अच्छे से। तो हमारा ये वाला फेजर डायग्राम निकल के आ गया किस केस में, जब वी नॉट एल इज ग्रेटर देन वी नॉट सी होगा, ये वाला फेजर यूज करेंगे। अगर अब मैं यहाँ से वी नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो वी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, देखो कुछ वेक्टर एडिशन जैसा दिख रहा है ना, मैंने बताया भी था लास्ट वीडियो में अपनी कि फेजर एडिशन और वेक्टर एडिशन हमारा सेम होता है। तो यहाँ से आप वी नॉट स्क्वायर फॉर्मूला लगाओगे, क्या हो जाएगा, वी आर का स्क्वायर प्लस वी नोट एल माइनस वी नोट सी का स्क्वायर। चलो तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से वी नोट स्क्वायर इक्वल टू वी आर की वैल्यू देखो यार ये क्या हो जाएगी भाई, ये वी आर ना, ये वी नोट आर है, सॉरी मैं लिखना गलत भूल गया, ये वी नोट आर है, तो ये वी नोट आर होगा यहाँ पे, तो ये वी नोट आर का स्क्वायर, और वी नोट आर की वैल्यू आपको पता है किसके बराबर थी, आई नोट आर, तो स्क्वायर है तो दैट मीन्स आई नोट का स्क्वायर और आर का स्क्वायर प्लस वी नोट एल की वैल्यू क्या है बेटा, आई नोट इंटू एक्सएल, तो लिख दीजिए आई नोट इंटू एक्सएल माइनस वी नोट सी की वैल्यू क्या, आई नोट इंटू एक्स सी होल का स्क्वायर। अब देखो यार यहाँ से ये वी नोट का स्क्वायर चल रहा है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ये आई नोट एक्सएल भाई आई नोट यहाँ दोनों में से बाहर निकाल सकते हो, लेकिन बाहर आएगा तो ये अपना स्क्वायर और लाएगा साथ में, तो ये क्या हो जाएगा आई नोट का स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस यहाँ से आई नोट स्क्वायर। भाई ऐसा है ना, देख के चलो आप, ये आई नोट एक्सएल इसका होल का स्क्वायर हो रहा है ना, तो जब ये बाहर आएगा तो ये कहेगा मेरा स्क्वायर तो दे दो मेरे साथ, तो उसने कहा ठीक है ले जाओ अपना स्क्वायर और निकलो यहाँ से, यहाँ बचा एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ से और क्या कॉमन ले सकते हो आप लोग, वी नोट स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों इक्वेशन में से आप आई नोट स्क्वायर बाहर निकाल सकते हो, यहाँ क्या बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ये चीज़ आ गई हमारे पास। चलिए अब देखो ये वी नोट की वैल्यू चाहिए तो राइट साइड में अंडर रूट चले जाएगा, तो वी नोट क्या हो जाएगा, जब अंडर रूट में जाएगा तो आई नोट स्क्वायर का अंडर रूट होगा तो बाहर आई नोट रह जाएगा और ये वैल्यू अंडर रूट में जाएगी, क्या आ जाएगी आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू आई हमारे पास। अच्छा यहाँ से यार v इक्वल टू आई आर होता था, दैट मीन्स ये एज अ रेजिस्टेंस बिहेव कर रहा है कुछ, और आप जानते हो ये रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा होता है, और क्या निकल के आता है, ये इम्पीडेंस निकल के आता था। तो यहाँ से आपकी जेड की वैल्यू क्या हो गई, ये हो जाएगा आपका वी नोट इक्वल टू आई नोट इंटू जेड, और यहाँ से जेड क्या है आपका अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। आप इसे नोट कर लीजिए, एक बार नोट कर लो, यहाँ तक बोर्ड पे जगह नहीं मेरे पास, फिर मैं रब करता हूँ। नोट कर लिया, चलो अच्छा देखो यार इसके बाद यहाँ तक हो गया आपने फेजर डायग्राम। भाई देखो ये वाला केस कर रहे थे हम, केस फर्स्ट, ये केस फर्स्ट था हमारा। केस फर्स्ट क्या था, वी नोट एल की वैल्यू ग्रेटर देन है वी नोट सी से, तो इस केस में हमने फेजर डायग्राम बना लिया वोल्टेज की टर्म्स में। जब आपने वोल्टेज की टर्म्स में फेजर डायग्राम बना लिया तो आप रेजिस्टेंस की टर्म्स में भी तो फेजर बनाओगे भाई, जैसे इंपीडेंस की टर्म्स में, तो इंपीडेंस वाला फेजर कैसा बन जाएगा, कुछ इंपीडेंस वाला फेजर ये बन जाएगा भाई, देखो वी नोट आर की जगह क्या आ जाएगा, वी नोट आर की जगह आ जाएगा आपका रेजिस्टेंस आर, क्योंकि भाई रेजिस्टेंस आर ही तो होगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी। देखो यार यही चीज़ आ रही है, एक्स एल माइनस एक्स सी आ गया और यहाँ आर आ गया, और ये क्या आ रहा है आपका, ये आ रहा है आपका इम्पीडेंस जेड, और ये आ रहा है आपका एंगल फाई। तो दिस इज द डायग्राम इन टर्म्स ऑफ इम्पीडेंस। तो ये आपका पहला केस हुआ, कब, जब वी नोट एल ग्रेटर देन होगा वी नोट सी से। सेकेंड केस आप क्या करने वाले हो, अब सेकेंड केस आप करोगे यार कि अगर आपकी वी नोट सी ग्रेटर देन हो जाए वी नोट एल से। सेकेंड केस ये आप खुद से ट्राई करो, अगर नहीं होता तब वीडियो आगे देखो। करें आगे, चलिए केस सेकंड करते हैं। सब कुछ यही रिपीट होगा, आप देखना, मैं फॉर्मूला रब नहीं कर रहा, मैं फॉर्मूला लिख के रखता हूं जिससे कि आपको आइडिया लगे कि क्या चेंज हुआ है बस। चलो पहले तो फेजर चेंज होगा हमारा, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम अब कैसा बन जाएगा भाई, देखो अब हमने बड़ा कौन कर दिया केस सेकंड में, केस सेकंड कर रहे हैं हम लोग भाई। पहले वी नोट सी इज ग्रेटर देन वी नोट एल, भाई अब वी नोट सी बड़ा कर दिया आपने, तो देखो जब ये वैल्यू बड़ी होगी तो अब ये कहेगा यार एक काम कर, अब मेरे हिसाब से चल जैसा मैं कहूँगा, और ये क्या चाहता है, ये चाहता कि तू मेरे साथ नीचे आ। तो ये फेजर आपका कैसा बन जाएगा, अब ये तो वी आर और ये क्या हो जाएगी वैल्यू, ये हो जाएगी वी नोट सी माइनस वी नोट एल, ये वैल्यू हो गई, और ये रिजल्टेंट वैल्यू आएगी इनकी वी नोट की, और ये एंगल होगा फाई।
अब देखिए फिर से निकाल दीजिए, वी नॉट क्या हो जाएगा अब आपका, फॉर्मूला वही लगाओगे, वी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यार, वी, ये वी नॉट आर है, मैं बार बार इसे गलत लिख देता हूँ, ये वी नॉट आर है, तो क्या हो जाएगा ये वी नॉट आर का स्क्वायर प्लस इस बार क्या आएगा वी नॉट सी माइनस वी नॉट एल का स्क्वायर, तो हो जाएगा ये वी नॉट सी माइनस वी नॉट एल का होल स्क्वायर। वैल्यूज डालो यार, वी नॉट आर किसके बराबर था, आई नॉट इंटू आर, तो क्या हो जाएगा ये आई नॉट का स्क्वायर और आर का स्क्वायर, हाँ या ना यार, कोई नई चीज़ नहीं, सब कुछ वैल्यूज रिप्लेस करनी है, प्लस वी नॉट सी क्या होने वाला है, वी नॉट सी होने वाला है यार आई नॉट एक्स सी, आई नॉट एक्स सी माइनस वी नॉट एल क्या होने वाला है, आई नॉट इंटू एक्स एल और होल का स्क्वायर। आई नॉट बाहर ले लूँगा, यहाँ से क्या आ जाएगा वी नॉट का स्क्वायर इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ से बाहर कौन आएगा, आई नॉट स्क्वायर आएगा यार, ये अपना स्क्वायर और लाएगा साथ में, यहाँ क्या बचेगा एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर। अब देखिए वी नॉट की वैल्यू चाहिए तो अंडर रूट में जाएंगे ये सारी वैल्यूज़, नहीं अच्छा अभी आई नॉट और कॉमन ले लेते हैं, आई नॉट और ले लेते हैं अभी कॉमन, तो वी नॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, यहाँ से क्या बचेगा अब आपका, यहाँ से बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब जब ये अंडर रूट में जाएगा तो वी नॉट की वैल्यू क्या आएगी यार, आई नॉट, और ये वैल्यू जाएगी अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर, तो वी नॉट की वैल्यू क्या आ गई आई नॉट इंटू जेड। अच्छा यहाँ से अब आप जेड कंपेयर करो, देखो ये वाला जेड क्या हो जाएगा अब आपका, ये जेड आएगा आपका अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर। अच्छा क्या मैच करके देखना क्या चेंज आया है यार, यहाँ आ रहा था एक्स एल माइनस एक्स सी क्योंकि आपने इंडक्टर की वैल्यू बड़ी ली थी, और यहाँ आ रहा है एक्स सी माइनस एल एल एस एक्स एल क्योंकि कैपेसिटर की वैल्यू बड़ी ली आपने, दैट मीन्स कोई भी फर्क नहीं रहा, फॉर्मूला लगभग लगभग सेम है। मैं ये कह सकता हूँ कि कैपेसिटर और इंडक्टर का डिफरेंस का स्क्वायर होता है, ये डिफरेंस बोले तो बड़े में से छोटी वैल्यू माइनस कर देना, तो ये फॉर्मूला हो गया। अच्छा इसका फेजर डायग्राम बनाओ आप इम्पीडेंस की टर्म्स में, इम्पीडेंस वाला फेजर क्या बन जाएगा इसका भाई, इम्पीडेंस वाला फेजर बन जाएगा, इधर तो क्या आ जाएगा आर और इधर क्या आ जाएगा एक्स सी माइनस एक्स एल और इधर जेड, ये फाई। क्लियर है यहाँ से कोई दिक्कत? अच्छा यहाँ से आपको टेन फाई निकलवा लिया जाए तो टेन फाई निकाल सकते हो, टेन फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से टेन फाई निकालो भाई। देखो ये जेड है, आप इसे अगर कंप्लीट करोगे वेक्टर फॉर्म में या फिर फेजर फॉर्म में तो एक्स सी माइनस एक्स एल है, तो ये भी एक्स सी माइनस एक्स एल हो गया, ठीक है। अब टेन फाई क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या बन जाएगा ये एक्स सी माइनस एक्स एल अपॉन आर, ये टेन फाई की वैल्यू आ जाएगी हमारी, नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए तीसरा पार्ट करते हैं इसका, ये दो केसेस हो गए। तीसरा केस हमारा क्या बनता है यार, तीसरा केस हमारा बनता है, देखो मैं ये दोनों फॉर्मूलेज रब नहीं कर रहा, यहीं से सारी चीजें क्लियर करूंगा अब आपकी। यार देखो तीसरा केस हमारा बनता है, यहाँ से मैं टेन फाई की वैल्यू भी रब नहीं करता, टेन फाई हमारा निकल के आया था एक्स सी माइनस एक्स एल अपॉन आर, ये किस केस में निकल के आया था, ये निकल के आया था व्हेन एक्स एल इज ग्रेटर देन, यानी कौन सी वैल्यू थी हमारी वी नॉट सी, वी नॉट सी ग्रेटर देन वी नॉट एल आ रहा था, ठीक है। अच्छा इसी की तरह से आप जब हमारा वी नॉट सी बढ़ा था, जब हमारी वी नॉट सी की वैल्यू बढ़ी, वी नॉट एल की वैल्यू बढ़ी थी किससे, वी नॉट सी से, तब हमारा टेन फाई क्या आएगा निकल के, आप देख लेना टेन फाई आएगा एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर, ये वैल्यू आएगी भाई। फर्क बस ये आएगा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस हो रही है। अच्छा अब तीसरा केस हमारा केस थर्ड, केस थर्ड हमारा क्या बन सकता है कि अगर हमारी वैल्यू वी नॉट एल बराबर हो जाए वी नॉट सी के, तीसरा केस है, वीडियो पॉज करके देखो एक बार कि अगर वी नॉट एल की वैल्यू बराबर हो जाए वी नॉट सी के, तो उस केस में क्या होगा यार, उस केस में एक बार चेक करके देखना, ये वैल्यू क्या आएगी जेड की वैल्यू आएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस फॉर्मूला क्या होता था
एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, कोई भी फॉर्मूला लिख लो, चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो। अगर मैं जब ये दोनों वैल्यूज सेम है तो एक्स एल भी बराबर होगा एक्स सी के, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जेड इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, भाई सेम में से सेम माइनस होगा तो जीरो, यानी आपका आंसर निकल के आ जाएगा यहाँ से जेड इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर, यानी जेड इक्वल्स टू क्या आ गया आर। अरे यार ये तो एक नया कंक्लूजन निकल गया है। दैट मीन्स ये कि अगर एक्स एल या फिर मैं कहूँ कि वी नॉट सी बराबर हो जाए वी नॉट एल के, यानी कैपेसिटर की वैल्यू इंडक्टर की वैल्यू के बराबर हो जाए, तो आपका पूरा सर्किट बिहेव करने लगेगा एज अ रेजिस्टिव सर्किट। देखो जेड की वैल्यू सिर्फ आर आ गई, प्योरली रेजिस्टिव की तरह बिहेव करने लगेगा। या फिर मैं कहूं कि यही एक स्पेशल केस है हमारा, ये हमारा एक ऐसा स्पेशल केस है जो कि हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे आप लोगों के लिए, और उसको नाम दिया जाता है यार कि रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट। ये वाला केस अगली वीडियो में देखने को मिलेगा आपको, जब वी नॉट एल की वैल्यू बराबर हो जाती है वी नॉट सी के, और इसी को बोला जाता है रेजोनेंस कंडीशन। इसे क्या बोला जाएगा यार, रेजोनेंस कंडीशन। तो वो अगली वीडियो में आप लोग देखना। ये पूरी वीडियो आप बहुत अच्छे से, मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ, नोट्स भी बनाए होंगे और आपको समझ भी आई होगी। कोई भी डाउट है अगर आपको तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक भी कर देना, अगर लग रहा है कि हम रियली हार्डवर्क कर रहे हैं आप लोगों के लिए, और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।